How many alternate timelines do you destroy the world? Because, frankly, you don't have the colonies to die yourself. Where we holding up? Somewhere I'll never suspect. तो वेलकम बैक दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे ब्रांड न्यू यूट्यूब चैनल मूवी माफियाज में। तो दोस्तों ये वीडियो बेसिकली होने जा रहा है जस्टिस लीग स्नाइडर कट के एंडिंग के बारे में, जो 2017 की थिएट्रिकल कट से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। तो दोस्तों कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको जस्टिस लीग स्नाइडर कट के रिलेटेड बहुत सारे ईस्टर एग्स के बारे में भी बात करूँगा। तो जिन्होंने अब तक जस्टिस लीग स्नाइडर कट ना देखी हो, प्लीज इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि इसमें है स्पॉयलर्स, बहुत सारे स्पॉयलर्स। बेसिकली मूवी में मज़ा नहीं आएगा आप अगर देख लोगे तो आप लोगों के लिए मैं रिकमेंड करूंगा हमारे चैनल की ये दो वीडियोस, जिसको देखने से आपको जस्टिस लीग स्नाइडर कट को समझने में आसानी होगी और बेसिकली एक आइडिया बन जाएगा कि ये मतलब यूनिवर्स कैसे बिल्ड हुआ। जो चैनल पे नए हैं उनको बता दूं कि हम ऐसे वीडियो लाते रहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपको बता दूं कि ये फिल्म 4 आवर्स लॉन्ग है, तो ये वीडियो काफ़ी लंबे जाने वाली है यार, बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, तो ये वीडियो एंड तक देखना ना भूलें। सो गाइस, एंडिंग की बात करें तो हम देखते हैं कि 3 मदर बॉक्सेस एक साथ यूनाइट करके यूनिटी फॉर्म करती है, जो अर्थ को एपोकलिप्स में ट्रांसफॉर्म कर देता है। मूवी में काफ़ी नाइटमेयर सीक्वेंसेस और फ्लैश फॉरवर्ड्स दिखाया गया है इसके बारे में, पर आखिर में हम लोग देखते हैं कि फ्लैश अपने स्पीड फोर्स का इस्तेमाल करके अर्थ को एपोकलिप्स में ट्रांसफॉर्म्स होने से बचा लेता है। तो सरल भाषा में बताएं तो फ्लैश बेसिकली टाइम ट्रेवल करता है अर्थ को बचाने के लिए। एक रिवाइंड सीक्वेंस भी दिखाया गया है। ये रिवाइंड सीक्वेंस जो दिखाया गया है ये काफ़ी फाड़ू लगा मुझे, जिसमें हम सुपरमैन और साइबॉर्ग के बॉडी पार्ट्स भी वापस जोड़ते हुए देख सकते हैं। इसके बाद जस्टिस लीग और सुपरमैन मिलकर स्टेफेनवुल्फ को डिफीट करते हैं। सुपरमैन स्टेफेनवुल्फ को पंच करता है, वंडर वुमन विलन का गला ही काट देता है, और ये सब डार्कसाइड, डेसाद और ग्रैनी गुडनेस की आंखों के सामने होता है। हाँ, जैक स्नाइडर भैया ने ये कंफर्म किया है कि डार्कसाइड के पीछे जो ये दादी अम्मा खड़ी है ये और कोई नहीं, ग्रैनी गुडनेस है। अगर आपको ग्रैनी गुडनेस के बारे में ज़्यादा पता नहीं है तो बता दूँ कि ये ग्रैनी गुडनेस डार्कसाइड के सोल्जर्स को ट्रेन करती है। तो बेसिकली ग्रैनी गुडनेस डार्कसाइड की आर्मी की एक कमांडर है, और इनकी स्पेशल पावर है कि ये किसी की भी ब्रेन वॉश करके उनको अपने टीम में शामिल कर लेती है। स्टेफेनवुल्फ के डेथ के बाद हम लोग देखते हैं कि जो बूम ट्यूब रहता है वो क्लोज हो जाता है, और डेसाद अपने मालिक से ये पूछता है कि 3 मदर बॉक्स तो डिस्ट्रॉय हो गए मालिक, अब प्लान क्या है। और मालिक जवाब देता है कि सबर करो बेटे, अब मुझे एंटी लाइफ इक्वेशन की तलाश है। तो आपको बता दूं कि मूवी में इस इक्वेशन के बारे में पहले ही बहुत बार बताया गया है। आपको एक सीक्वेंस में याद होगा कि मदर बॉक्स स्टीफेनवुल्फ को एक विजन दिखाता है। उस विजन में स्टीफेनवुल्फ खुद एंटी लाइफ इक्वेशन को अर्थ के फेस पर कार्व्ड होते हुए देखता है। जिन लोगों को एंटी लाइफ इक्वेशन के बारे में नहीं पता उनको बता दूं कि जैसे मार्वल यूनिवर्स में थैनोस इन्फिनिटी स्टोन्स के पीछे भागता है, ठीक वैसे ही डीसी यूनिवर्स में डार्कसाइड एंटी लाइफ इक्वेशन के पीछे भागता है। ये इक्वेशन पहले ही बता दूं, कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स वाली इक्वेशन नहीं है। बस इतना समझ लो कि जो भी ये इक्वेशन हासिल कर ले वो पूरे मल्टीवर्स को अपने उंगलियों पे नचा सकता है, वो किसी से भी कोई भी काम करवा सकता है पूरे मल्टीवर्स में। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि डार्कसाइड इस इक्वेशन के पीछे क्यों है। फिर डार्कसाइड डेसाद को ये बताता है कि वो हर हाल में इस इक्वेशन को हासिल करके ही मानेगा, और इस दौरान डार्कसाइड कुछ ओल्ड वेज की बात करता है। तो आपको मूवी में एक सीक्वेंस याद होगा जिसमें डार्कसाइड अर्थ को इन्वेट करने के लिए आता है थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, और तभी ह्यूमंस, एटलांटियंस, ग्रीन लैंटर्न्स, अमेजॉन्स और ओल्ड गॉड्स मिलके डार्कसाइड को हरा देते हैं। भाई और ओल्ड गॉड्स का क्या बताऊं, वो तो डार्कसाइड की धज्जियां ही उड़ा देते हैं। ज़्यूस तो भाई क्या ही बताऊं, और एरीज तो डार्कसाइड का हाथ तक भी काट देता है। पर लास्ट में ये दिखाते हैं कि डार्कसाइड भैया अपना बम बचा के वहाँ से निकल पड़ते हैं। आपके मन में ख्याल होगा कि अगर ओल्ड वेज ये है तो न्यू वेज क्या है भाई। तो न्यू वेज तो आपको पता ही है कि मूवी में आपने देखा है कि डार्कसाइड खुद नहीं आता, वो अपने मामा स्टीफेनवुल्फ को अर्थ भेजता है ताकि वो अर्थ को इन्वेट कर सके। और उसी के दौरान स्टीफेनवुल्फ को ये पता चल जाता है कि जो एंटी लाइफ इक्वेशन की तलाश है डार्कसाइड को, वो अर्थ पे ही है। अगर ओल्ड वेज की बात करें तो आपको मूवी में एक सीक्वेंस याद होगा जिसमें अर्थ के डिफेंडर्स डार्कसाइड के खिलाफ लड़ते हैं।
उस सीक्वेंस में आप लोग एक ग्रीन लैंटर्न को भी डार्क साइड के खिलाफ फाइट करते हुए देख सकते हैं। भले ही ट्रेलर में आपको वो ग्रीन लैंटर्न अच्छे से ना दिखा हो, पर मूवी में उसका फेस तक भी क्लियरली विजिबल है। पूरे वो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स टाइप सीक्वेंस में आप लोग लास्ट में देख सकते हो कि डार्क साइड के हाथों ही एंड में उस ग्रीन लैंटर्न की डेथ हो जाती है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि वो ग्रीन लैंटर्न और कोई नहीं है बल्कि येलेनगार है। येलेनगार एक बहुत ही स्किल्ड ग्रीन लैंटर्न है जो सेक्टर 2814 के एक प्रीवियस प्रोटेक्टर भी रह चुके हैं। पर इनकी स्टोरी स्नाइडर ने और आगे नहीं बढ़ाई है। इनको दिखाया गया है कि इनकी डेथ हो जाती है डार्क साइड के हाथों ही। मूवी में तो आपने देखा ही होगा कि साइबॉर्ग के पापा की डेथ हो जाती है। तो इसके दौरान आपने देखा होगा कि रायन शॉय बिकम्स अ न्यू हेड ऑफ स्टार लैब्स। रायन शॉय एक ऐसा व्यक्तित्व है जो नैनो टेक्नोलॉजी में काम करते हैं। आपको रायन शॉय कोई नॉर्मल इंसान लग रहा होगा, बट जिन्होंने डीसी कॉमिक्स पढ़ा है उनको पता है कि रायन शॉय और कोई नहीं, यही बनने जा रहे हैं हमारे डीसी कॉमिक्स के एटम। फ्लैश की जो इंडिविजुअल मूवी बनने जा रही थी या फिर साइबॉर्ग की जो इंडिविजुअल फ्यूचर मूवीज़ आने वाली थी, उसमें भले ही रायन शॉय की स्टोरी को आगे बढ़ाते और उसको एटम बनते हुए दिखाते, पर अभी कुछ पता नहीं क्योंकि स्नाइडरवर्स रिस्टोर होगा कि नहीं, ये कोई गारंटी नहीं है इस बात की। जिन्होंने डीसी कॉमिक्स फॉलो नहीं करी है तो उनको एटम के बारे में ज़्यादा पता नहीं होगा, तो उनको बता दूं कि एटम एक ऐसे सुपर हीरो है जो एक बेल्ट का इस्तेमाल करके सब एटॉमिक लेवल पे छोटा भी हो सकता है और कभी कभी तो 100 फीट जैसा बड़ा भी हो जाता है। तो सिंपल मीनिंग में आप इसको डीसी यूनिवर्स का एंट मैन मान सकते हैं बिना एंट्स के। फिर इसके बाद आता है लास्ट में पूरी मूवी का सबसे ऑसम सीन, वही नाइटमेयर सीक्वेंस जिसको हमने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में भी देखी थी। और इस सीक्वेंस में हम देखते हैं बैटमैन और जोकर की ऐसी डीप कॉन्वर्सेशन जो हम हमेशा से देखना चाहते थे। इस पूरे सीन में जैक स्नाइडर ने बिना कुछ बोले ही बहुत कुछ समझा दिया है। पूरे सीन में बैटमैन, जोकर, डेथस्ट्रोक, मीरा, साइबॉर्ग और फ्लैश ये सब हैं। क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि इन लोगों ने बहुत कुछ झेला है और ये दुनिया पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, जिसका मेन कारण है ऑफ कोर्स डार्क साइड। पर इस सीन में सबसे इंपॉर्टेंट है जोकर और बैटमैन की कन्वर्सेशन। जोकर बैटमैन को प्रोवोक करता है, पहले उसके पेरेंट्स की डेथ के साथ, फिर उसके एडॉप्टेड सन रॉबिन को बीच में लाके, जिसको जोकर ने खुद ही मारा था। एंड उसके बाद जोकर बैटमैन को यह भी कहता है कि जोकर बैटमैन को नहीं मार सकता क्योंकि उसे जोकर की ज़रूरत है इस पूरे टाइमलाइन को अंडू करने में, क्योंकि बैटमैन लुइस लेन को नहीं बचा सका और ये पूरी टाइमलाइन क्रिएट हुई है बैटमैन की गलती से। जोकर बैटमैन से ये कहता है कि उसने कितनी बार कितनी सारी टाइमलाइंस को डिस्ट्रॉय करा है क्योंकि बैटमैन अपने आप को सैक्रिफाइस नहीं कर सकता। फिर वो अपने पास से एक जोकर कार्ड निकालता है और कहता है कि दोनों के बीच में अब एक डील है जिसको हम कहेंगे ट्रूस, कि वो दोनों अब एक दूसरे को कुछ नहीं बोलेंगे। पर जब भी बैटमैन को जोकर से लड़ाई करनी होगी या कुछ भी बात करनी होगी तो बैटमैन को बस इस कार्ड को फाड़ना है एंड वो उसे सब कुछ बता देगा। अब इन लाइंस के मीनिंग तो बहुत ही ज़्यादा वेग है क्योंकि जोकर ने बोली है तो वेग ही होगी। पर इस कॉन्वर्सेशन को समझने के लिए आपको ध्यान देनी पड़ेगी जब सुपरमैन को रेजरेक्ट किया जाता है। यहाँ पर जब साइबॉर्ग को फ्यूचर फॉरवर्ड वाला विजन दिखता है, उसमें सबसे पहले वो देखता है कि वंडर वुमन मर चुकी है और उसका फ्यूनरल हो रहा है। फिर दूसरे विजन में डार्क साइड एटलांटिस में जाता है और ओमेगा बीम्स यूज करके एक्वामैन और सबका सफाया कर देता है। और थर्ड सीन में सुपरमैन को किसी स्केलेटन को हाथ में लेते हुए रोते हुए दिखाते हैं। फिर डार्क साइड सुपरमैन के कंधे पर हाथ रखते हैं, सुपरमैन के आंखें चमक उठती है। और जैसा आप लोगों को पता है कि सुपरमैन डार्क साइड के ही टीम में शामिल हो जाते हैं। ठीक नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुपरमैन अपने हाथ में बैटमैन का कैल लेते हुए आगे बढ़ रहा है और सामने एक ग्रीन लैंटर्न भी लेटा हुआ है। और ये सीक्वेंस होता है हॉल ऑफ जस्टिस के सामने ही। हाँ, अगर आपको याद होगा तो बैटमैन ने वंडर वुमन को प्रॉमिस किया था कि वो वेन मैनर में हॉल ऑफ जस्टिस क्रिएट करेगा और उसमें हर किसी के लिए जगह होगी। दैट इज़ देयर विल बी रूम फॉर मोर। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मदर बॉक्स ने आखिर क्यों साइबॉर्ग को ऐसा ड्रीम सीक्वेंस दिखाया। जब सुपरमैन का रिजरेक्शन चल रहा था
तब मदर बॉक्स ने ये ड्रीम सीक्वेंस साइबॉर्ग को इसीलिए दिखाया था कि मदर बॉक्स साइबॉर्ग को ये बात की वार्न करना चाहता था कि अगर आप लोग सुपरमैन को रेजरेक्ट करते हो तो ये वाला फ्यूचर टाइमलाइन पॉसिबल बन सकता है। और बाद में जोकर भी ये बात की जिक्र करता है कि बैटमैन ने ऐसे बहुत सारे फ्यूचर टाइमलाइंस को इसीलिए डिस्ट्रॉय किया है कि वो अपने आप को सैक्रिफाइस नहीं कर सकता। अब ये सारे फ्यूचर टाइमलाइंस क्या है, पॉसिबल आउटकम्स क्या है और फ्यूचर में स्टोरी कैसी होने वाली है, ये तो दोस्तों अगर जस्टिस लीग 2 और जस्टिस लीग 3 बनेगी तभी पता चलेगा। दोस्तों वीडियो एंड करने से पहले मैं आप लोगों को और ऐसे 3-4 ईस्टर एग्स के बारे में बताना चाहता हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ वीडियो आखिरी तक देखिएगा। तो दोस्तों पहला ईस्टर एग तो ये हो गया कि नाइटमेयर सीक्वेंस में ही हम लोग देखते हैं कि फ्लैश एक नया यूनिफॉर्म पहना हुआ है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन राइज हुआ होगा कि ये यूनिफॉर्म क्या है। अब जितना मैं सोच पा रहा हूँ, ये जो नया सूट फ्लैश का है ये टाइम ट्रेवल के लिए बनाया गया है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी फ्यूचर टाइमलाइंस के बारे में बात हो रही है और हमने जस्टिस लीग स्नाइडर कट में देखा है कि जो फ्लैश है उसके पास टाइम ट्रेवल की पावर है। तो मुझे लगता है कि ये सूट और किस चीज़ के लिए नहीं बल्कि टाइम ट्रेवल के लिए बनी है। आप लोगों को याद होगा कि स्टीफन वुल्फ बार बार वंडर वुमन को ये कह के टॉन कर रहा था कि तुम अपने सिस्टर्स ऑफ थेनेस्क्वेरा को बचाने के लिए उधर मौजूद नहीं थे, तुमने अपने सिस्टर्स को अबैंडन किया है। पर बाद में स्नाइडर हमें एक सीक्वेंस दिखाते हैं जिसमें वंडर वुमन उसके हाथ में एक एरो लेके खड़ी हुई है। दिस सेट्स अप द आइडिया दैट शी विल गो बैक टू हर सिस्टर्स। क्या पता वो जेल 2 और जेल 3 आते आते अमेज़ॉन की रानी भी बन जाए। अब चलिए बात करते हैं सुपरमैन के बारे में। जैसा कि आपने देखा था कि बैटमैन ने वो बैंक खरीद लिया है जो कि केंट फार्म को ओन कर रहा था, पर आपने इस सीन में एक डिटेल मिस किया होगा जो स्नाइडर ने बहुत ही चालाकी से अंदर डाला है। इस सीन में आप पॉसिबली एक साइन देख सकते हो कि शायद लुइस लेन प्रेग्नेंट है। तो स्नाइडर यही बताना चाह रहा है कि जेल 2, जेल 3 या फिर मैन ऑफ स्टील 2 में ऐसा दिखा सकते हैं कि लुइस लेन प्रेग्नेंट है। और हमने कॉमिक्स में भी देखा है जॉन केंट जो कि सुपरमैन का लड़का है, सुपरमैन का बेटा जो पैदा होता है। चलो अब बात करते हैं एंड क्रेडिट सीन के बारे में। ये वाला एंड क्रेडिट सीन जो स्नाइडर कट में दिखाया गया है वो 2017 की थिएट्रिकल कट वाली एंड क्रेडिट सीन से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। 2017 वाली एंड क्रेडिट सीन में ये दिखाया गया था कि लेक्स लूथर डेथस्ट्रोक से ये बात करता है कि वो दोनों मिलके एक इनजस्टिस लीग फॉर्म करेंगे जस्टिस लीग के अगेंस्ट में। पर स्नाइडर कट में ऐसा कोई इनजस्टिस लीग के फॉर्मेशन के बारे में बात नहीं होती। उल्टा इसमें लेक्स लूथर डेथस्ट्रोक को ये बता देते हैं कि गंगाधरी शक्तिमान है कि ब्रूस वेन ही बैटमैन है। तो इस बात से हम लोग ये तो आइडिया लगा सकते हैं कि डेथस्ट्रोक भी अपकमिंग सीक्वल्स में एक पॉसिबल विलन के रूप से आ सकता है। नहीं, मैं जस्टिस लीग की सीक्वल्स की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि अगर फ्यूचर में कोई इंडिविजुअल बैटमैन की मूवी बनती तो शायद उसमें डेथस्ट्रोक एक विलन के रूप से दिखाया जाता। और एंड में हम लोग ये भी देखते हैं कि मार्शियन मैनहंटर ब्रूस वेन यानी बैटमैन से मिलने आता है और बोलता है कि कभी भी ज़रूरत पड़े तो बुला लेना, मैं भी जस्टिस लीग शामिल कर रहा हूँ। सो दोस्तों यही था मेरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अबाउट द एंडिंग ऑफ जस्टिस लीग स्नाइडर कट। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल मूवी माफियाज। Thanks for watching.